Good morning, everyone. Home. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? आस्क मी योर डाउट्स। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी। C1 में पिकोमीटर में कैसे कैलकुलेट ना बेटा, रेडियस है तुम्हारे पास, उसको मेजर करने के लिए हम लोग पिकोमीटर में भी कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है उसमें। डिस्टेंस है ना, वो तुम्हारा क्या डिस्टेंस डिस्टेंस का यूनिट है वो तो। बस पिकोमीटर इसलिए क्योंकि एटम का रेडियस क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग पिकोमीटर में बात करते हैं। कभी पिकोमीटर में कभी एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा, नैनोमीटर। एंड 1 पिकोमीटर इज व्हाट? कितने मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर? 1 पिकोमीटर इज हाउ मच मीटर? 10 की पावर -15 या 10 की पावर -12? हाँ, 10 की पावर -12। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर मीटर। ओके, सो C1 में कोई डाउट? C1 to C5
C1 टू C5 में कोई डाउट? C1 टू C5 में कोई डाउट? बोलिए। C1 टू C5 सेक्शन सी में C2 के अंदर डाउट है। पैलेडियम और प्लेटिनम का साइज जो है वो लगभग सेम होता है, क्यों? बेटा आपको रीजन लिखवाया गया है, क्यों होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पैलेडियम आपके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। पैलेडियम आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और प्लेटिनम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। होता है कि नहीं? तो इनका साइज हमको ऑलमोस्ट क्या देखने को मिलता है? सेम देखने को मिलता है। कारण रीजन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हारे पास इनका साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता है और उसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वहां पर हमको साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है दोनों का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 4। चलिए, तो C1 टू C5 में किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, D1 में, D1 D2, D2 में डाउट है। आयनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर गिवन बिलो। ये तुम्हारे पास कुछ आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिख के दिया है। ओके, और क्या दिया है तुम्हारे पास? 1 2 3 आयनाइजेशन एनर्जी दिया है। मैच द करेक्ट इंथैल्पी विद द एलिमेंट्स एंड कंप्लीट द ग्राफ गिवन इन फॉलोइंग फिगर। ऑल्सो राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर। बेटा कुछ भी नहीं है, बस तुम फालतू में डर गए। यहां पर हम जानते हैं कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसे वेरी करती है। कहां से कहां तक होता है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स? लिथियम से लेकर के नियोन तक, राइट। देन लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, राइट। बोलो, अब देखो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? तुम्हारे पास नियोन की, फिर ऑक्सीजन की। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा है हमने। देन देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आपका कार्बन, देन आपका बोरॉन, बेरिलियम, देन आपका बोरॉन और लास्ट में लिथियम। अब 8 वैल्यूज, आपको 8 वैल्यूज दी हुई है आयनाइजेशन एनर्जीज की। तो सबसे कम वैल्यू लिथियम की है, उनको इसके हिसाब से अरेंज करते जाओ और इस ग्राफ में प्लॉट कर दो। जो सबसे कम है वो लिथियम के लिए, उसका एटॉमिक नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जैसे 4 है, एटॉमिक नंबर 4, तो ये किसका होगा? 4 किसका होता है? बेरिलियम का। फिर देखो अचानक से डिक्रीज भी देखने को मिलता है। फिर तुम्हारे पास इस हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। बना सकते हो? कर सकते हो? श्योर? बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करके दे दिया है। जिनका डाउट था उन्होंने नहीं बोला अभी तक। कर पाएंगे? पक्का ना? ओके गुड। चलिए, देन D3 में कोई डाउट? D3 में कोई डाउट? डाउट है? ओके, अरेंज द एलिमेंट्स among the elements boron, aluminium, carbon and silicon. Which element has the highest first ionization enthalpy? Justify your case in each case. देखो तो हमारे पास हर एक में देखो बोरॉन है,
फिर कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये एलिमेंट्स हैं। तो हम जानते हैं, देखो बोरोन और कार्बन क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर ऑफ थर्ड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड पीरियड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। फिर बोरोन और कार्बन में किसका ज्यादा होता है, कार्बन का, कार्बन फिर बोरोन, फिर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का, फिर एल्यूमिनियम का। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, यहां पर कार्बन का, बराबर है कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं, यहां पर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, और यहां पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 2s2 2p2, जबकि इसमें क्या होता है 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थोड़ा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहां पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ कार्बन। विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, बेटा मेटेलिक कैरेक्टर मैंने आपको लिखवाया था क्या, आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस में, कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट का वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा, बराबर है कि नहीं। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, एल्यूमिनियम की, मतलब सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसके अंदर है, एल्यूमिनियम में। ओके, पक्का ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, D4 D4 D5 D6, D5 में डाउट है, D4 में डाउट है, D4 में B, among the isoelectronic species oxygen 2 minus F plus Mg2 plus in order of their increasing ionization enthalpy। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखो सबके सबके सब क्या है आपके पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबके सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सबके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सबकी वैलेंस शेल भी सेम है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना कहां से ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बराबर है। अब हम जानते हैं कि तुम्हारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9 और ऑक्सीजन का 8, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड होंगे, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, दैट इज मैग्नीशियम के अंदर, यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होल्ड होंगे। तो यहां पर इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर सोडियम का, फिर F माइनस का, देन ऑक्सीजन 2 माइनस का। गेटिंग इट और नॉट, श्योर मानसी, क्या किस चीज पे हमने किया कि किसका इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड है, उसके बेसिस पे हमने यहां पर इनको सॉल्व किया। बताया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होता है, उसकी साइज उतनी कम होती है ना। साइज जिसकी कम, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना। चलिए D5 में कुछ बच्चे ने D5 पूछा है, देखिए द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन वेयर एज द रिवर्स इज ट्रू फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले ही कि कार्बन, ये बोरॉन और ये कार्बन, बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1, और कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p2। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कार्बन के अंदर से निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2, और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p1, बराबर है। अब किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, बोरॉन के अंदर से,
क्यों? क्योंकि बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो गया, राइट? क्या हो गया? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो गया एक इलेक्ट्रॉन के बाद। तो यहां पर बोरॉन का सेकेंड आयनाइजेशन ज्यादा है, और जबकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन का ज्यादा है। यह है आपका D5। D6, D6 किसी से हुआ? देखो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर देखो यहां पे क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पीज और थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन इंथैल्पी का समेशन दिया हुआ है निकिल के लिए और प्लेटिनम के लिए। ठीक है, निकिल के लिए फर्स्ट पहली दो आयनाइजेशन एनर्जी का जो समेशन दिया हुआ है वो कितना है? 2.49 तुम्हारे पास माइक्रो जूल पर मोल, सॉरी मेगा जूल। एम यहां पर क्या है? ये मेगा, एम क्या है? मेगा। 1 मेगा इज 10 की पावर। ठीक है, तो इसके IE1 प्लस IE2 दिस इज 2.49 तुम्हारे पास मेगा जूल पर मोल फर्स्ट और सेकंड के लिए, और थर्ड और फोर्थ के लिए आपको 8.8 दिया हुआ है, दो आयनाइजेशन एनर्जीज का समेशन दिया है। ओके, प्लेटिनम के लिए मैं बात करूं तो देखो तुम्हारे पास प्लेटिनम में इसका आयनाइजेशन एनर्जी 2.66 है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 6.7 है। दूसरे दो आयनाइजेशन एनर्जी का जो समेशन है वो कितना है? 6.7। तो मैंने आपको मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कंडीशन बताई थी कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा डिफरेंस ना हो, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। बताया था कि नहीं? बताया था। अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस कम होगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी? अपने नोट्स का पॉइंट देखो, गलत बोल रहे हो, मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया इस बार। मैं बोल रहा हूं अगर दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब उस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी? हायर। अच्छा बेटा, कैल्शियम के लिए याद करो मैंने क्या बताया था आपको। कैल्शियम की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस जो था वो बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत सॉरी, लिथियम के लिए फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस जो था वो बहुत ज्यादा था फॉर केस ऑफ लिथियम। तो उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल था ना। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी में गैप कम होगा तो उस एलिमेंट का हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब ये बताओ कहां पर आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है इन दोनों में? किसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर डिफरेंस ज्यादा है? निकिल में 8.8 माइनस 2.49 करो, ये डिफरेंस ज्यादा है। प्लेटिनम में ये डिफरेंस कम है, देखो 6.7 से 2.66 माइनस करोगे तो कहां पे डिफरेंस ज्यादा है? निकिल में। निकिल में डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब निकिल के दो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज Na+2 में और Na+4 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? यहां पे डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब आपके निकिल+2 और निकिल+4 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? +2। तो निकिल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। प्लेटिनम के अंदर दो ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके बीच में डिफरेंस कम है, तो प्लेटिनम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4
इन दोनों में कौन ज्यादा? +4। क्यों? क्योंकि यहां पे डिफरेंस कम है तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, डिफरेंस ज्यादा होगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, सॉरी स्टेबल होगी। आपको बस यही बताना था। यहां पर बस हमको कंपेयर करना था। अब एग्जैक्ट डिफरेंस हम यहां पे नहीं बता रहे, यहां पे बस हमको कंपेयर करना था कि एक का +2 एक का +4, बताओ किसका +2 ज्यादा किसका +4 ज्यादा स्टेबल। बस आपको ये कंपेयर करना था इनकी वैल्यूज से देख करके। ओके, गॉट इट और नॉट? टेल मी, समझ में आया? ओके, गुड। नेक्स्ट अब हम बात करें, अब आओ एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में। पार्ट 2 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट? फटाफट बताओ, इसमें कोई डाउट है? नहीं? ओके, देन इसमें कोई डाउट? C2 क्वेश्चन में कोई डाउट? यस सर। ओके, C2 में डाउट है। ओके, मैच द करेक्ट एटॉमिक रेडियस विद द एलिमेंट। सबका आपको एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। अब ये बताओ, बेरिलियम है, 5 एलिमेंट है। देखो बेरिलियम, फिर आपका कौन कौन सा है? बोरॉन है, फिर आपके पास कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यही 5 एलिमेंट्स हैं। बोलो, बोलो श्रावणी, यही 5 एलिमेंट्स हैं। सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। क्या है? सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? बेरिलियम की, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए इनमें से सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन किससे जाकर मैच करेगा? जाकर के टी से। नाइट्रोजन का उससे जस्ट बड़ा 66 से जस्ट बड़ा कौन है? 74, तो पी वाला नाइट्रोजन से मैच करेगा, ये लो। फिर कार्बन उससे जस्ट थोड़ा बड़ा है, मतलब 77, तो ये कार्बन के साथ मैच कर गया। फिर बोरॉन, बोरॉन का उससे थोड़ा बड़ा है, तो तुम्हारे पास ये, सॉरी, बोरॉन क्यू के साथ मैच कर गया। और बेरिलियम की साइज सबसे बड़ी है, वो तुम्हारे पास 111, उसके साथ मैच कर गया। बस यही करना था, क्वेश्चन खत्म। गॉट इट? श्योर? चलिए, गुड। नेक्स्ट देखिए, इसमें किसी को कोई डाउट? C3 में, C3 में किसी को कोई डाउट? C3 में बेटा किसी को कोई डाउट है? नहीं? नो? ओके, नेक्स्ट। तब देखो, C4, C5, C6 में किसी को कोई डाउट? C4, C5, C6। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डाउट तो होंगे।
बोलो भाई, किसी को डाउट नहीं है? सर C5, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडाई इज करेक्ट? C5 के अंदर कौन से पार्ट में डाउट है भैया? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम है। लिथियम और बेरिलियम क्या है आपके? लिथियम और बेरिलियम क्या है आपके? सेम पीरियड के एलिमेंट है, लेफ्ट से राइट जाता है, साइज डिक्रीज करता है। तो लिथियम और बेरिलियम के अंदर लिथियम का साइज ज्यादा बेरिलियम से, और फिर मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा। H प्लस, Li प्लस और H माइनस। H प्लस बेटा सबसे छोटा साइज होता है H प्लस का। H माइनस और Li प्लस दोनों में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है ये क्या होगा? Li प्लस एंड H माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Li प्लस एंड H माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां पर अब जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो तुम्हारे पास उसकी साइज जो है उतनी, तो तुम्हारे पास H माइनस का साइज ज्यादा, फिर Li प्लस, तो ये बिल्कुल से करेक्ट दिया हुआ है। फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन में बेटा नियोन का साइज सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है, वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं। लेकिन फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, नियोन के लिए हम किसकी बात करेंगे? वंडरवॉल रेडियस की। गेटिंग इट और नॉट? देन ऐसे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड रूबिडियम, तो ये तो तुम्हारे पास गलत दिया हुआ है लास्ट तक। यहां पे रूबिडियम और सीजियम में तुम्हारे पास सीजियम का साइज बड़ा होता है रूबिडियम से। यहां लास्ट में आके उसने गलती कर दी, रूबिडियम का साइज और फिर बाद में सीजियम का साइज। समझे क्या? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? अभी भी हो रहा है? अच्छा, ऐसा है क्या? तो एक काम, 1 मिनट रुको। अभी हो रहा है क्या? अभी वॉइस आ रहा है? नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, ओके, गुड, थैंक यू। तो ये तुम्हारे पास C5 क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? C5 समझ में आया सबको? H प्लस, Li प्लस और H माइनस में, ओके। चलिए, कभी कभी आवाज प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, अच्छा, तो बता दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगा उस पार्ट को, टेंशन नॉट। चलिए नेक्स्ट आप बताइए C6 में, C6 में किसी को कोई डाउट है? C6 में किसी को कोई डाउट है? बोलो बेटा। C6 में किसी को कोई डाउट है? टेल मी। हाँ, गुड, गुड। देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक या आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट? कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है? तो FCl, Br, I ये सब क्या है आपके? हेलोजेंस हैं, सब क्या है? हेलोजेंस हैं, ठीक है। अगर हेलोजेंस हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ये ऑर्डर करेक्ट दिया हुआ है। फिर बेटा इट्रियम, स्ट्रॉन्सियम, रुबिडियम, तो देखो तुम्हारे पास ये सब के सब क्या है? देखो तुम्हारे पास रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 37। फिर स्ट्रॉन्सियम का होता है 38 और इट्रियम का होता है 39 एटॉमिक नंबर। सीरीज का जस्ट पहला एलिमेंट है इट्रियम, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसमें? 36। Sr+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 36। इट्रियम में भी 36।
और रुबिडियम के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 36। बराबर है क्या? अब तीनों क्या है आपके? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने आपको क्या बताया था? किसका साइज छोटा होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने आपको क्या बताया बेटा कि किसका साइज छोटा होगा? जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। एटॉमिक नंबर किसका कम है? सॉरी, किसका साइज बड़ा होगा? जिसका एटॉमिक नंबर कम है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए वो आना चाहिए रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा, फिर स्ट्रोंशियम का साइज, फिर इट्रियम का साइज। राइट? तो ये तुम्हारे पास इनकरेक्ट ऑर्डर। निबोनियम एंड टेंटेलम, देखो निबोनियम और टेंटेलम ये तुम्हारे किसके हैं? सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं। और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मैंने आपको क्या बताया है कि लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये भी तुम्हारे पास करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, देखो अप्रोक्सीमेट सेम लिखा है, बिल्कुल सही दिया है। फिर लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन में लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज करता है, तो ये ऑर्डर भी सही दिया हुआ है। तो समझ में आया क्या कहां गलती हुआ? ओके, नेक्स्ट देखो। D1, D2, D3, D4 में डाउट। D2 के अंदर डाउट है। द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, आप ये बताइए बेटा, क्या आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑर्डर जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी? हाँ श्रावणी, क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑर्डर जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का? न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है या आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है? आपको जो मैंने ऑर्डर सिखाया है, क्या उसके हिसाब से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा कैसे कंपेयर करोगे? नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, बिल्कुल ऑक्सीजन से, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नाइट्रोजन का ज्यादा मतलब यहां पर आपको दो वैल्यू दी है, एक 13.6, एक 14.6। कौन सी वैल्यू ज्यादा है? 14.6 ज्यादा है। इसका मतलब वो किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। और जो वैल्यू कम है वो किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। तो रेस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहला नाइट्रोजन के लिए और दूसरा वैल्यू तुम्हारे पास ऑक्सीजन के लिए। तो पहला वैल्यू बड़ा, दूसरा छोटा, ऐसा किसमें दिया है? ऑप्शन ए में। तो वो तुम्हारे पास करेक्ट आंसर हो गया। दोनों का सेम तो नहीं है? सेम तो है नहीं आयनाइजेशन एनर्जी। और कोई डाउट किसी को? D1, D2, D3, D4 में? D1, D2, D3, D4 के अंदर किसी को कोई डाउट नहीं? ओके गुड। चलिए D5, D6 में। D5 और D6 के अंदर D5 और D6 में डाउट है क्या? D6 में डाउट है बेटा आपको? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम? बेटा कैसे डाउट आ गया ये?
बेटा पोटेशियम आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करोगे तो याद करो पोटेशियम कहाँ का है, एल्कली मेटल्स, और कैल्शियम कहाँ का, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो कैल्शियम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2, इसका होता है 4s1। तो किसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैल्शियम का पोटेशियम से ज्यादा है, ज्यादा होगा। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही तुम्हारे पास पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा, नोबल गैस आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर अगर आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, वो आपकी पोटेशियम की ज्यादा होगी कंपैरिजन टू कैल्शियम। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारा कैल्शियम का ज्यादा होगा पोटेशियम से। बस अब चेक कर लो कौन सा तुम्हारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, कंसेप्ट तो वही है। ओके चलिए, तो यहां पे हम लोग का डिस्कशन खत्म होता जो होमवर्क दिया था उसका। चलिए अब ये बताइए, किसी को कोई भी डाउट है अपने नोट्स में, पुराने नोट्स आपने रिवाइज किए, किसी कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, वो अपना हैंड रेज करे और पूछ सकता है पहले। किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो, पुराना भी कोई डाउट पूछ सकते हो। आपने अगर नोट्स रिवाइज किए तो अगर आपको किसी को कोई डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ओंकार, बोलो ओंकार। सर वो वंडरवॉल रेडियस बता दोगे क्या? वंडरवॉल रेडियस उसमें डाउट ठीक है भैया। नेटवर्क इशू हो गया था सर उस दिन। तो उसके बाद वापस लेक्चर देख लेते। नहीं वो बहुत पीछे गया है। हम्म, वही यार नहीं समझा, बाकी समझा ही थोड़ा। बाकी समझा है, थोड़ा समझा है। हाँ मतलब समझा है। ओके बेटा देखो, वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, दो जब तुम्हारे पास एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे के साथ नॉन बॉन्डेड होते हैं, दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स या एटम, उनके बीच में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, नॉन बॉन्डेड मतलब आपस में किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं है, तो उनके बीच में जो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होता है, इस डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसको बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। क्या बोलते हैं, वंडरवॉल रेडियस। ये होता है आपका वंडरवॉल रेडियस। बस यही है वंडरवॉल रेडियस। नोबल गैसेस के लिए बात करते हैं हम लोग, क्योंकि नोबल गैसेस तुम्हारे पास किसी के साथ दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। कैटायन हाँ एंड एनायन एक साथ आए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंफ्यूजन होता है, किसके, साइज के। ओके बेटा, कभी भी ये ध्यान रखना, अगर कैटायन और एनायन एक साथ आ जाएगा तो वो जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आएगा। अब जैसे देखो, आपको कभी भी आएगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आएगा, तो कैटायन एनायन मत देखो, आप इलेक्ट्रॉन्स देखो उसमें। क्या करो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद आप चेक करो कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है ना। सर। ओके समझा समझा। ओके
मोलेलिटी एक बार एक्सप्लेन करो ना, मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। ओके, कितने लोगों को एक्सप्लेन करना है उस चीज में, कितने लोगों को डाउट है? मोलेरिटी मोलेलिटी में देखो, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कोई एक सॉल्यूशन है, क्या करें, मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, किसका, मान लो ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, मान लीजिए ये क्या है आपका, वाटर है, ठीक है। और अब अगर मैं इसके अंदर बाहर से मान लीजिए NaCl को डालूं, या मान लो NaOH को डालूं, तो NaOH आपका ये क्या है, NaOH आपका क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट। वाटर क्या होगा आपके पास, सॉल्वेंट। तो मोले, सबसे पहले बात करें मोलेरिटी की, मोलेरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, सबको पता ही है। और डिफाइन कैसे करते हैं इसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, इन लीटर। अब देखो बेसिक अगर डेफिनेशन का समझ, ये तो है तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप वॉल्यूम को ml में लोगे तो ये मोल्स किस में होंगे, मिली मोल्स में, ये मोल्स किस में आ जाएंगे, मिली मोल्स। जैसे कि कभी भी इसका जो बेसिक डेफिनेशन हम समझते हैं वो क्या समझते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, उस चीज को बोलते हैं मोलेरिटी। जैसे कि आपको मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोल्स ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन व्हाट, 1 लीटर ऑफ वाटर। क्योंकि आपका 1 लीटर सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 3 मोल NaCl के प्रेजेंट हैं। 3 मोलर का मतलब ये है। ओके, बाकी बेसिक तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं, उनको अलग अलग तुम्हारे पास कन्वर्जन के थ्रू, जैसे कभी ये दे दिया कि परसेंटेज बाय वेट मैंने आपको दिया, जैसे मान लो एक एग्जांपल लें कि आपको 80% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया, 80% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया। हाँ बेटा नेहा, इसमें क्या डाउट है क्या? 11th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज स्मॉलेस्ट रेडियस, बेटा क्या क्या दिया है आपके पास, नाइट्रोजन है 3 माइनस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 2 माइनस, तो नाइट्रोजन आएगा बेटा, नाइट्रोजन आएगा। वहां पे इसको नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस लिखता तब आंसर डी आता, ये नाइट्रोजन आएगा इसमें तो। ओके, बिल्कुल आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लास्ट के 3 जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, पहले वाला आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पहले वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है। वो यहाँ पर इसमें मिस प्रिंटिंग है, नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरस लिखना चाहता है, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए ही पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन की जगह पे वो फॉस्फोरस आना चाहिए, तब आपका आंसर बिल्कुल से डी सही है। ओके, चलिए, तो देखो जैसे 80% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास 80 ग्राम ऑफ यूरिया, 80 ग्राम ऑफ यूरिया इन व्हाट, 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ सॉरी इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या दिया जाएगा, डेंसिटी दिया जाएगा। क्या डेंसिटी, वो भी किसका, सॉल्यूशन का। जैसे मान लो डेंसिटी मैंने आपको सॉल्यूशन का दे दिया 1.2 ग्राम पर ml, तो आपको अब मैं पूछूं मोलेरिटी, हाँ डेंसिटी तो बता रहा हूं अभी, देखो कैसे। तो आपको मैं इसमें पूछूं मोलेरिटी, तो मोलेरिटी का तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपके सामने है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कौन है, यूरिया। ओके, उसके मोल्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका मास चाहिए, एटम चाहिए, मॉलिक्यूल्स कुछ भी मिल जाए। मोल्स यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, यूरिया, तो उसका मास गिवन है। मास गिवन है तो आप मोल्स निकाल सकते हो क्या, क्या यूरिया के मोल्स आ जाएंगे, बिल्कुल। कैसे निकालोगे भैया, यूरिया के मोल्स निकालना तो आसान है, उसके मास कितना है 80 मोल्स ऑफ यूरिया, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, लिखवाया है आप लोगों को, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो इसका ये तुम्हारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए, सॉल्यूट के मोल्स आ गए। मोलरिटी निकालना है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो ध्यान से, अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा, उसके लिए सॉल्यूशन का अगर निकाल रहे हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमको और क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, तो उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लोगे, देखो 80% वेट बाय वेट लिखा था, इसका अंदर मतलब ही क्या था कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा आपके पास, मास सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम और डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर ml है, तो यहां से जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में। ठीक, अब मेरे को मोलेरिटी निकालना है, मोलेरिटी क्या होगा, सॉल्यूट के मोल्स दैट इज 80/60 डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 1.2 1000 से जैसे ही डिवाइड करूंगा तो 1000 ऊपर चला गया, ये तुम्हारे पास मोलेरिटी आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना 8/6 इंटू तुम्हारे पास ऊपर में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, देखो 6 2 8 16, मोलेरिटी कितनी आ गई 16, राइट। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर एंड हो गया क्या, नहीं हुआ बेटा, एक लगभग 4 से 5 लेक्चर और लगेंगे। और किसी को कोई डाउट है, तो बेटा मोलेरिटी और इस मोलेरिटी क्लियर हुआ क्या, कैसे सॉल्व करना है मोलेरिटी के क्वेश्चंस। अब मोल देखो ऐसे ही मोलेलिटी भी है, ओके, ऐसे ही मोलेलिटी भी है। मोलेलिटी में क्या है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलेलिटी को, और वो बस डेफिनेशन में अंतर क्या है कि यहां पे होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट, बिल्कुल बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में, इन केजी, ये होता है आपका मोलेलिटी, बस। तो इससे देखो कभी अगर लिखा हुआ मिल जाए जैसे 3 मोलल, 3
मोलल। द मोलल जो वर्ड होगा वो किसके लिए, मोलेलिटी के लिए, और मोलर वर्ड किसके लिए यूज होता है, मोलर वर्ड होता है मोलेरिटी के लिए। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मोलर जो है वो मोलेरिटी के लिए और मोलल मोलेलिटी के लिए यूज होता है। ओके, तो जैसे इसका कभी 3 मोलल सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब क्या है, जैसे 3 मोलल, मान लो मैंने आपको यूरिया सॉल्यूशन लिखा, यूरिया सॉल्यूशन लिखा, तो इसका बेसिक मतलब क्या होगा, इसका बेसिक मतलब ये होगा कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट, तुम्हारे पास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, बाय डिफॉल्ट मान के चलना है क्या, वाटर, तो 1 kg ऑफ वाटर। अब देखो तुम्हारे पास यूरिया सॉल्यूट, यहां पे कौन है, यूरिया सॉल्यूट, कौन है आपको, यूरिया। ऐसे में अगर आपसे ये पूछ ले परसेंटेज वेट बाय वेट बताओ, तो बताओ कितना होगा, सब लोग सॉल्व करो। देखें कितने लोग सॉल्व करते हैं। मोलेलिटी देकर के आपको दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछ सकता है, तो यहां पे बताओ कि यहां पे वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज वेट बाय वेट की। देखो वेट बाय वेट मतलब ये तुम्हारा होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट कौन है, यूरिया, उसके क्या पता है आपको, मोल्स, तो मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 60, तो ये उसका मास आ गया। सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास कितना है, 3 इंटू 60 दैट इज 180, और सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg, तो तुम्हारे पास इसको 180 प्लस 1000, ये किस में होता है मास, ग्राम में लिखोगे, और इंटू 100, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। देखो 180 अपॉन तुम्हारे पास 1180 इंटू 100, ये आपके पास आंसर आ गया। तुमने क्या गलती कर दी भैया विश्वजीत, 6/50, फिर तुमने लिखा 3। समझे क्या कैसे सॉल्व करना है एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में। जैसे आपको मैं इसी में आपको ये बोल दूं, साथ में मैं ये भी दे दूं आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना दे दिया, मान लो मैंने दे दिया 2 ग्राम पर ml। अब आपको ये भी बताना है मोलेरिटी, कैपिटल M। चलो इसको कैलकुलेट करें, करिए, देखते हैं कितने लोग करते हैं। करो भाई, कोई तो करो। नहीं कर रहा कोई, भैया मोलेरिटी निकालना है आपको। देखो बेसिक चीज रहेगी क्या, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूले पे जाओ बस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको क्या क्या निकालना है उस पर थोड़ा फोकस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक, सॉल्यूट के मोल्स पता है क्या आपको, बिल्कुल मोलल वर्ड लिखा हुआ था, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के मोल्स आपको पता है।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, इसको निकालना पड़ेगा। निकालें कैसे भैया? डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की गिवन है क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन का मास, उसके लिए देखो सॉल्यूट के मोल्स पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, तो सॉल्यूशन का मास क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन ये आपको मैंने लिखवाया है बेटा, नोट्स बस आप एक बार रिवाइज करिए। किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आप लोग बस एक बार नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम में कभी। नोट्स को बस अच्छे से पढ़ो, लेकिन इतना तो मेरे को भरोसा है कि अगर नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे तुम लोग। लेकिन नोट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ पर कितना है देखो, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, 1180, वो भी क्या? ग्राम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मोलरिटी के फॉर्मूले में रख दो, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी, मास इज 1180 अपॉन डेंसिटी इज 2, देखो ग्राम, और ये ग्राम पर एमएल। तो एमएल को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वॉल्यूम किस में आ गई? एमएल में, तो 1000 से डिवाइड, 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो वो कहां चला जाएगा? ऊपर में। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तुम्हारे पास कितना? 600 अपॉन 118, ये आपके पास क्या है? मोलेरिटी। ओके, सबको समझा? मोलेरिटी, मोलेरिटी के क्वेश्चंस कर सकते हो। और किसी चीज में कोई डाउट है आपको? बेटा वाले ग्राफ वो नहीं, वो आपको नहीं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टेंशन ना लो। और अभी आपको जैसा मैंने बताया है, इस टेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या क्या है मैंने आपको बताया नहीं क्या? पहले भी बताया था। मोल, क्वांटम नंबर्स एंड पीरियोडिक। प्लस पीरियोडिक। कई बच्चों का मैसेज आया था कि सर तुम्हारा एटॉमिक का अभी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ, ऐसा कुछ बोला था कई बच्चों ने। तो इसलिए मैंने इस टेस्ट के लिए तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए अभी टाइम दिया है। तो इस बार टेस्ट के लिए मैंने बस इतना रखा है, अगली बार मैं फुल रखूंगा। ओके, ज्यादा तो नहीं है ना सिलेबस, बहुत ही कम सिलेबस है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 100 आउट ऑफ 100 कितने लोग लेकर आते हैं? तो कितने लोग लेकर के आ जाएंगे 100 में से 100? कितने लोग कोशिश करेंगे कि 100 में से 100 लेकर आए? नहीं, कोई कोशिश नहीं करेगा। कोशिश करेंगे। देखते हैं, चलो अच्छी बात है। और किसी को किसी भी कंसेप्ट में कोई भी कुछ डाउट है? किसी को कोई भी समस्या हो? बताइए। कोई समस्या है बताइए, कोई किसी को डाउट है, कोई कंसेप्ट के अंदर कोई कंसेप्ट समझना हो? नहीं, तो एक काम करते हैं फिर, चलो आज तुम लोगों को थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूं, टेस्ट के लिए पढ़ो। छोड़ दूं? हम अच्छा, ओके ओके, रुक जा, रुको। अभी जो डाउट है उनका तो वो पूछने, उनको बताने दो। बाय बाय करने लग जाते हैं सब लोग, बस मौका चाहिए तुम लोगों को, बड़े बदमाश लोग हैं। देखो, जैसे कि
मेरे पास, मैं किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं? मान लो मैं लिखता हूं निकिल का। तो निकिल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28, है ना? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 और लास्ट में फिर 3d8। ठीक है, तो स्पिन के हिसाब से कैसे भरोगे कि अगर मैंने जैसे मान 1s सबसेल है, 1s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? दो, सॉरी एक ऑर्बिटल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये भरोगे अपर स्पिन के साथ, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट स्पिन के साथ भरा जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसकी अपोजिट स्पिन के साथ ही भरा जाएगा। जैसे 2s के अंदर भरूंगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर मैंने अपर फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन के साथ। जैसे देखो ये 2p, अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो हुन्स रूल के हिसाब से पहले हर एक, ये इनको क्या बोलते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डी जनरेट ऑर्बिटल्स। सेम सबसेल के सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहां पर एक, फिर ये दो, फिर ये, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, 5 6, फिर 3s 1 2, 3p में फिर 1, ये 2, ये 3, फिर अपोजिट स्पिन के साथ 4, ये 5 और ये 6, फिर तुम्हारे पास 4s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को भरो। चलिए अब इसके ऊपर मैं आपसे कुछ कई क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आपसे कोई पूछे कि निकिल के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। गुड। अच्छा, s इक्वल्स टू प्लस हाफ के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो देखो, अगर आपसे पूछा है मैक्सिमम, मैंने बोला निकिल के अंदर s इक्वल्स टू प्लस हाफ के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको ये जवाब देना है। मैक्सिमम मैंने बोला है बेटा, नेहा मारूंगा मैं। अगर अपवर्ड स्पिन को आप प्लस हाफ बोलते हो, मान लो मैंने अगर अपवर्ड स्पिन को प्लस हाफ बोला और डाउनवर्ड स्पिन को मैंने माइनस हाफ बोला, राइट? तो अपवर्ड स्पिन के यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन से देखो, ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 और 15। तो मैक्सिमम अगर बोलेगा अपवर्ड स्पिन के साथ तो वो है 15 इलेक्ट्रॉन्स। मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो तुम्हारे पास प्लस हाफ के हो सकते हैं? हाँ, उस वक्त हमको क्या, जब उस वक्त हमको क्या, हम किसी भी अपवर्ड स्पिन को भी प्लस हाफ मान सकते हैं, डाउनवर्ड स्पिन को भी प्लस हाफ मान सकते हैं। तो उस वक्त क्या करोगे आप? डाउनवर्ड स्पिन को प्लस हाफ मान के चलो। ये मैक्सिमम मिनिमम का यही खेल है। तो यहाँ पे 1, फिर 2, ऐसे काउंट करो, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10, फिर 11 12 और 13 इलेक्ट्रॉन्स। L इक्वल्स टू 0, सॉरी L इक्वल्स टू 1 एंड M इक्वल्स टू 0। इसके कितने इलेक्ट्रॉन? L इक्वल्स टू 1 और M इक्वल्स टू 0, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
बताओ। सिक्स। बाकी लोग को नहीं आ रहा क्या कि एल इक्वल्स टू वन और एम इक्वल्स टू जीरो? बेटा सिक्स कैसे आया तुम्हारा? हम तो आश्चर्यचकित हैं। अरे बोलो मेरे बब्बर शेरो। कोई नहीं बता रहा है भैया, ये कैसे नाइंसाफी है। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एल इक्वल्स टू वन और एम इक्वल्स टू जीरो वाले निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए एल का वैल्यू वन है एंड एम का वैल्यू जीरो? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाहिद खेमे। गुड। फोर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा इसको। एल इक्वल्स टू वन मतलब पी सबसेल, और पी सबसेल में देखो तुम्हारे पास एम का वैल्यू माइनस वन जीरो वन होता है, तो बेसिकली एल इक्वल्स टू वन बोला है तो पी सबसेल के ही इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं। तो पी सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2p में और दो इलेक्ट्रॉन्स 3p में, टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछूं कि m इक्वल्स टू जीरो, ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैक्सिमम m इक्वल्स टू जीरो के निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे 100, अच्छा 14। गुड। गुड। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना। चलिए तो फिर हम लोग, और अब किसी को कुछ पूछना है डाउट? किसी और को कोई डाउट पूछना है? और क्वेश्चन पूछो, तो पहले डाउट तो पूछो। जो डाउट पूछो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा फिर आपसे। जैसे आपने स्पिन का पूछा, मैंने फिर उसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। 14 कैसे आया? अरे बहुत बढ़िया बेटा। देखो ध्यान से, देखो फॉर m इक्वल्स टू जीरो, तो m का वैल्यू जीरो किस किस के लिए होता है? l का वैल्यू, देखो s के लिए l का वैल्यू जीरो होता है, तो m का वैल्यू भी जीरो होता है। यहाँ पे m का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? s में केवल जीरो, यहाँ पे जीरो। m का वैल्यू यहाँ पे p सब सेल में माइनस वन, जीरो और वन होता है। s में फिर m का वैल्यू केवल जीरो होता है, फिर p में माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन होता है। 4s में केवल जीरो होता है, फिर माइनस टू, माइनस वन, तुम्हारे पास जीरो, फिर प्लस वन और प्लस टू। अब बताओ m इक्वल्स टू जीरो वाले इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर हैं, उनको काउंट कर लो। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, फिर दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12 और दो फिर लास्ट में 14। ठीक, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। समझे क्या मानसी? भेजे में पूछा? ओके। चलिए मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, निकिल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट।
√8, √8 फॉर्मूला क्या लगाया? √n इंटू n+2। n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, है ना? n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना? नहीं होता है? अच्छा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो मैंने बताया था आपको, √ऑफ यहाँ पे 2 इंटू 2+2 मतलब तुम्हारे पास 8 आएगा। और इसका √ निकालोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको कभी बताई थी क्या मैंने ये चीज? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतना समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 पॉइंट समथिंग, 1.73। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 पॉइंट समथिंग। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 पॉइंट समथिंग। बताया क्या ये? नहीं बताया, ओके, चलिए। अच्छा ये बताओ, निकिल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? निकिल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक कैसे पता चला? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, गुड, हाँ, ओके, चलिए, अच्छी बात है। तो फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार प्राउस्ट, अरे भैया भाग, प्राउस्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, भाग, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, प्राउस्ट में कुछ है ही नहीं। बोले कि एलिमेंट दो, उन्होंने कि 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल्स। फिर बाद में मेटेलॉइड्स का डिस्कवरी हो गया, तो ये प्राउस्ट का जो हाइपोथेसिस है वो फेल हो गया, बस इतना ही तो है। वो तुम्हारे कहीं डिस्कशन भी नहीं है प्राउस्ट का, वो मैंने आपको बताया, कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा प्राउस्ट के बारे में। प्राउस्ट हाइपोथेसिस के बारे में सोच, वो कभी सिलेबस में, वो सिलेबस में नहीं है, वो उससे आएगा ही नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, और कोई किसी को डाउट है? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले मंडे को, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कल के एपिसोड की तैयारी कर लीजिए अच्छे से, जी जान लगा करके, ईमानदारी से देने की कोशिश करना। कुछ लोग, मेरे को पता चला है कुछ लोग घपलाबाजी करते हैं, घपला नहीं करना है। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय सबको, बाय।